हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. और हमने जो है यूनिट नंबर 6 का 6.1 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज है लेक्चर नंबर 6.2 जिसमें हम अपनी यूनिट 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको इनसे कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं। एक्चुअली मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। मेरा डेली का काम यही है कि सिर्फ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना ही मेरा काम है। तो मैं आप सभी के लिए ये काम कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए है या कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नोट्स मटेरियल वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। आई होप कि वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट दे रही हों। इसके अलावा मैं आगे भी जो है फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग लेक्चर्स लेती रहूँगी। सारा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो शेड्यूल है पूरे महीने का मैंने अपलोड कर दिया है कम्युनिटी पेज पर, तो वो चेक कर लेना पूरे महीने किस दिन कौन सा यूनिट होगा, कौन सा लेक्चर होगा, वो मैंने डाला हुआ है। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि जो पैटर्न एविडेंसेस होते हैं उस टाइप के क्राइम सीन्स का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एडमिशन्स के रिगार्डिंग, एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो चलो हम अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो पैटर्न एविडेंस रिकंस्ट्रक्शन। पैटर्न एविडेंस होते क्या हैं? तो पैटर्न एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिनमें आपको कुछ पैटर्न दिखाई देता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड स्टेन पैटर्न। मैंने फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी में आपको पढ़ाया है कि ब्लड स्टेन पैटर्न्स किस टाइप के होते हैं, कैसे एनालिसिस होता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो ब्लड स्टेन पैटर्न हो गए पहले टाइप के पैटर्न। दूसरा है ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न। तीसरा है फायर बर्न पैटर्न। ठीक है, ग्लास फ्रैक्चर भी समझ रहे हो, कांच तोड़ के कोई घुसा है या किसी ने दूर से गोली चलाई है तो कांच फूट गया है और वो गोली जाके अंदर किसी को लगी हो, इस टाइप का केस है। फायर बर्न पैटर्न, आग लगी हो, ठीक है, आग की वजह से जो है यहाँ पूरा जो है क्राइम सीन क्रिएट हुआ हो, किसी ने आग लगा दी हो। फिर फर्नीचर पोजीशन पैटर्न्स, ट्रैक ट्रेल पैटर्न्स, टायर एंड स्किड मार्क्स पैटर्न। टायर मार्क्स बनते हैं, स्किड मार्क्स बनते हैं जब एक्सीडेंट का केस होता है, तो उस केस में मोस्टली देखने को मिलते हैं। क्लोथिंग आर्टिकल डैमेज और पोजीशन पैटर्न, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मैंने कई बार बताया है। एंड क्राइम सीन प्रोफाइलिंग पैटर्न, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी एंड पाउडर रेसिड्यू पैटर्न और इंजरी और वुंड पैटर्न। ठीक है, तो इंजरी और वुंड जो है वो है आपके सिलेबस में, अभी नहीं है ये। आई थिंक आपके किस यूनिट में है? यूनिट नंबर 11 यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन में, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगी इंजरी और वुंड कितने टाइप के होते हैं, कैसे इंजरी होती हैं, वो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस, ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न, फायर बर्न पैटर्न, टायर एंड स्किड मार्क पैटर्न, क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब है ब्लड stain pattern analysis seek to define the fact surrounding an investigation by the use of physical nature of blood stain। कोई ब्लड स्टेन है, ठीक है, कोई ब्लड स्टेन है तो इसका फिजिकल नेचर क्या है, ये किस तरीके से मिला है, क्या ये इस तरीके से था दीवार पे, या फिर जो है सिर्फ ऐसे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे दीवार पे, या हो सकता है ये ना ऐसा था ना ऐसा था, छोटे छोटे ड्रॉप्स में बस प्रेजेंट था, या फिर जो है जमीन पे आप देखोगे तो पूरे में ऐसा ऐसा लगा हो कि वाइप करके कोई ऐसे पूरा पुछा हुआ कि जैसे बॉडी यहाँ से वहां खिसकाई गई हो, इस टाइप का पैटर्न था। तो ये अलग अलग टाइप के पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होता है, ब्लड शेड जब होता है ना, मतलब ब्लड जब गिरता है तो
हमें डिटरमाइन करना होता है कि जैसे मान लो ये पैटर्न बना है, ये वाला पैटर्न बना है, तो ये पैटर्न किस केस में बन सकता है। अब हमें ऐसा डिटरमाइन करने के लिए सेटअप करना पड़ेगा और उस तरीके से ब्लड को जो है वो ब्लड नहीं होता है, मतलब आर्टिफिशियल कलर या वगैरह को हम ऐसे करके टेस्ट करते हैं कि शायद इस तरीके से जो है बॉडी को मारा गया होगा तब जाके ये पैटर्न बना है। तो ये होता है एवोल्यूशन, मानी एवेल्युएशन, एवोल्यूशन नहीं एवेल्युएशन। जब हम जो है आफ्टर मैथ्स लगाते हैं कि इस तरीके का अटेम्प्ट किया गया होगा तब जाके ऐसा ब्लड स्टेन जो है वो क्राइम सीन पर मिला है। अब ब्लड स्टेन पैटर्न से आपको पता क्या चलता है? ब्लड स्टेन पैटर्न से हमें हु का आंसर नहीं मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो डब्ल्यूज पे काम करता है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ठीक है। तो हु तो हमें नहीं पता चलेगा कि भाई किसने मारा, ये आप ब्लड पैटर्न से पता नहीं कर सकते हो, लेकिन व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, कैसे मारा होगा, ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं। क्या सिचुएशन बनी होगी, तो हमें व्हाट का आंसर मिल सकता है, हु का आंसर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अब हम। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हाउ रिकंस्ट्रक्शन कैन बी मेड बाय द स्टडी ऑफ ब्लड स्टेन पैटर्न। जब आप ये देखो, ये मैं जो अब भी समझा रही थी, ये क्या करा, इन्होंने एक सिनेरियो बनाया कि इस टाइप का ब्लड पैटर्न जो है वो कैसे मारा होगा तब जाके ऐसा ब्लड पैटर्न बना है। तो इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होता है, एग्जैक्टली सेम। अच्छी फोटोग्राफ दी है, एक आपको अंदाजा लग रहा होगा इससे। अब यहाँ पे देखो, हाँ, कि आपको कुछ चीजें बताऊं क्या क्या पढ़ना पड़ता है अगर आपको ब्लड स्टेन रिकंस्ट्रक्शन करना है, ब्लड स्टेन पैटर्न का रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल ऑफ ब्लड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल ऑफ ब्लड ड्रॉपलेट्स, ब्लड ड्रॉपलेट कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करे होंगे, यानी कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई जो पर्सन है वो इतना, ये दीवार है और पर्सन को इतना दूर रखा गया और यहाँ से मारा होगा तब जाके जो है इस इतने डिस्टेंस से मारा गया होगा। तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ब्लड सोर्स टू टारगेट सोर्स, ब्लड सोर्स इधर है, बॉडी इधर है, ये टारगेट है, उधर से किसी ने मारा, यहाँ जाके ब्लड पैटर्न बना। एंगल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ब्लड ड्रॉपलेट, किस एंगल से लगा। टाइप ऑफ ब्लड ड्रॉपलेट्स, टाइप ऑफ ब्लड ड्रॉपलेट्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, ब्लड पैटर्न, ब्लड ड्रॉपलेट्स जो हैं कि हाई वेलोसिटी, लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी से अगर ड्रॉपलेट गया है तो ऐसा बनेगा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ट्रेल्स, ब्लड ट्रेल्स यानी कि ऐसे घसीट के लेके गए हैं तो क्या डायरेक्शन था, क्या स्पीड से घसीटा गया होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ मोशन, ये भी आपको पता, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर नेचर ऑफ ब्लड फोर्स टू क्रिएट अ ब्लड शेड, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको जो है रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि इतने दूर से इस डायरेक्शन पे इतना जो है ये एंगल होना चाहिए, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ऐसा ब्लड पैटर्न बनेगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट यूज, किस ऑब्जेक्ट से मारा गया होगा कि ऐसा ब्लड शेड हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोज इन्वॉल्व, कितनी बार मारा गया है, कितनी बार ब्लोज इन्वॉल्व, मतलब कि अब आप ब्लड पैटर्न बना रहे हो ना, तो कितनी बार आपको वो ब्लो करना है कि ऐसा पैटर्न बन जाए। रिलेटिव लोकेशन ऑफ अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट नियर ब्लड शेड, क्या लोकेशन होगी ऑब्जेक्ट की और या फिर पर्सन की उस ब्लड शेड से। सीक्वेंसिंग ऑफ मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल इवेंट्स की सीक्वेंसिंग करना। इंटरप्रेट करना ऑफ कॉन्टेक्ट और ट्रांसफर पैटर्न, कॉन्टेक्ट या ट्रांसफर पैटर्न है ये भी इंटरप्रेट करना। एस्टिमेशन ऑफ लेब्स टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड शेड। अब यहाँ पे देखो ये है नेचर ऑफ ड्रॉपलेट, जो अभी मैंने इसके पहले समझाया था। 90 डिग्री से अगर गया है तो इस तरीके का, 80 डिग्री पे ऐसा, 70 डिग्री पर ऐसा, 60 पे ऐसा, 40 पर ऐसा, 20 पर ऐसा और 10 डिग्री पर इस तरीके का ब्लड पैटर्न बनेगा। ये सब स्टडी करना बहुत जरूरी है, तभी आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, ब्लड स्पैटर पैटर्न्स दिए हुए हैं, हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट। हाई इम्पैक्ट जब है, बहुत हाई इम्पैक्ट से किसी ने मारा है, गोली चलाई है, तो क्या होगा, बहुत तेज इम्पैक्ट से आई, सर पे लगी, इधर से पार हो गई और इधर जाके पैटर्न बन गया, तो वो क्या, हाई इम्पैक्ट। द साइज ऑफ अ ड्रॉपलेट आर लेस देन 1 mm, ठीक है, ये जो साइज है ये 1 mm से कम रहता है। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 100 फीट पर सेकेंड की। मीडियम इम्पैक्ट में क्या होता है, ड्रॉपलेट की साइज 1 mm से लेके 4 mm तक बनती है और 25 फीट पर सेकेंड की वेलोसिटी रहती है। लो इम्पैक्ट में क्या होता है,
4 mm से ज़्यादा की साइज बनती है ड्रॉपलेट की और 5 फीट पर सेकेंड की स्पीड रहती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, ये तो समझ में आ गया, हाई इम्पैक्ट में ब्लड शॉट नहीं, गन शॉट, गोली से मारा है। सेकेंड है आपका मीडियम, इसमें स्टैबिंग की है। स्टैबिंग का मतलब समझते हो, चाकू से, नाइफ से मारा हो, स्टैबिंग की गई है। फिर आता है आपका लो इम्पैक्ट, यानी कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा है, पत्थर हो गया, या फिर हो सकता है कोई लोहे की चीज है, या कोई ऐसा ब्लंट ऑब्जेक्ट उठा के मार दिया। ब्लंट है, ब्लंट का मतलब समझते हो, बिल्कुल भी शार्प नहीं है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ड्रॉपलेट पैटर्न्स भी दिए हुए हैं। ये दिया है 90 डिग्री, ये कलर ही नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिखेगा, 90 डिग्री विथ नो डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी स्पाइन है, कनेक्ट्स विद द मेन ब्लड ड्रॉपलेट, और ये क्या है, सैटेलाइट आर द स्मॉल सेकेंडरी ड्रॉपलेट्स। देख रहे हो एक ड्रॉपलेट का कितने ध्यान से, ये सैटेलाइट बोलते हैं इसको, ये जो बाहर निकले हुए हैं ये सेकेंडरी ड्रॉपलेट्स हैं। स्पाइन क्या है, कनेक्ट्स विद द मेन ड्रॉपलेट से कनेक्ट हो रहे हैं। फिर दिस टाइप इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कमिंग फॉरवर्ड, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है ये आगे कमिंग फॉरवर्ड, तो डायरेक्शन ब्लड इज ट्रेवलिंग, दिस गिव्स क्लूज टू द डायरेक्शन वेयर द ब्लड केम फ्रॉम, यानी कि वो यहां से बहता हुआ ब्लड आ रहा है, ये एक डायरेक्शन पता चल गई। फिर ये वाला देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कमिंग फ्रॉम डाउन एंगल, राइट टू लेफ्ट, डाउन एंगल से आ रहा है, नीचे से जो है ये यहाँ से बहता हुआ आ रहा है। तो ये सब स्टडी की जाती है, ये सब एक पता होना चाहिए आपको व्हेन यू आर डूइंग रिकंस्ट्रक्शन। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा पैटर्न्स के बारे में, अब इसीलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं बेसिकली। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ब्लड स्टेन एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ब्लड स्टेन एविडेंस में क्या होता है, ओरिएंटेशन, लोकेशन, साइज, पोजीशन ऑफ ब्लड स्टेन एविडेंस, सब कुछ आपको मेंशन करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन जब आप करते हो तो ये सब लिखना पड़ता है। इसके बाद में आपको नोट मेकिंग भी करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा और फोटोग्राफ भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं, पैसिव स्टेन्स, ट्रांसफर स्टेन्स और प्रोजेक्टेड स्टेन्स। पैसिव स्टेन्स में हो सकता है पूल मिला हो, बहुत सारा ब्लड, एकदम ब्लड पूल मिला हो, या ड्रॉपलेट्स हो सकती है, या ब्लड फ्लो हो सकता है, बहता हुआ ब्लड मिला है। ट्रांसफर में स्वाइप्स, यानी कि जो है खींच के ले गए हो बॉडी को तो स्वाइप हुआ हो ब्लड। वाइपिंग, किसी ने साफ किया हो खून तो वो मिल सकता है। या पैटर्न स्टेन, कोई वहां से भागा हो तो जूते के निशान या पाम के निशान, ये सब ब्लड से बने हुए निशान मिल सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रोजेक्टेड स्टेन्स में आते हैं लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी। वही जब गोली से मारा होगा तो लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी में प्रोजेक्टेड स्टेन्स आ जाते हैं, इस टाइप के देखने मिलते हैं। क्लियर? और ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना होता है जब आप जो है ब्लड स्टेन एविडेंसेस की डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो ये सब मेंशन करना होता है कि किस टाइप का ब्लड स्टेन था। नेक्स्ट फोटोग्राफी होती है ब्लड स्टेन्स की, तो बेसिक प्रोसेस होती है, जनरल प्रोसेस है। फोटोग्राफी तो हर चीज की ही होती है, तो इसमें हर तरीके का ओवरऑल व्यू लेते हो, फिर स्पेसिफिक व्यू, क्लोजअप व्यू, हर तरीके से फोटो ली जाती है। मैंने पहले ही बताया फोटोग्राफी कैसे होती है। मेजरमेंट्स के साथ में ये देखो स्केल रखा हुआ है, मैंने बताया था ना कि हम फोटोग्राफी में क्या करते हैं, हमेशा स्केल रखते हैं, जिससे कि हमें एविडेंसेस का स्केल प्रॉपर्ली पता चले, साइज प्रॉपर्ली हमको जो है वो क्लियर रहे, तो हम हमेशा स्केल के साथ में फोटो लेते हैं। ठीक है, लेबल्स रखते हैं, एरोज रखते हैं, अब दूसरे मार्कर्स रखते हैं। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे बतानी होती है तो हम मार्क तो करते ही, एविडेंस 1, एविडेंस 2, एविडेंस 3, एविडेंस 4, ये सब तो हम मार्क करते ही हैं, साथ में हम स्केल रखते हैं कि हमें उसकी साइज समझ में आए। तो ऐसे करके फोटोग्राफी की जाती है। इसके बाद में स्केचिंग भी करते हैं ब्लड स्टेन पैटर्न्स की, तो ये देखो किस तरीके से स्केचिंग की जा रही है। एक्चुअली में फाइनल स्टेप ब्लड स्टेन पैटर्न का स्केचेस ही है। स्केचेस of blood stain pattern can stand alone or incorporate into a single crime scene sketch। सोचो, क्राइम सीन स्केच के अलावा ब्लड स्टेन पैटर्न्स का भी स्केच लिया जा रहा है, यानी कि एक एक ड्रॉपलेट जो है आप देखो यहाँ पे कितने कितने डिस्टेंस पे है, ये इतनी ज्यादा मार्क की जा रही। क्यों? क्योंकि भाई रिकंस्ट्रक्शन के दौरान आपको जब आप रिकंस्ट्रक्ट करो तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न मिलना चाहिए। अगर सेम पैटर्न नहीं मिला तो आप कुछ गड़बड़ कर जाओगे अपने इंटरप्रिटेशन में। अब आ जाओ ग्लास फ्रैक्चर्स की बात करेंगे हम। ग्लास फ्रैक्चर्स में क्या होता है,
ब्रोकन ग्लासेस एट द क्राइम सीन कैन समटाइम्स एड इन रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ब्रोकन ग्लास के जो टुकड़े मिले हैं क्राइम सीन से, वो रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि द इवेंट विच टुक प्लेस एंड असिस्टिंग इन प्रोवाइडिंग एंड डिस्प्रूविंग एन एलिबाई और विटनेस स्टोरी। आपको ग्लास फ्रैक्चर से समझ में आ जाएगा कि जो आपको स्टोरी बताई जा रही है वो सही है या नहीं है। ठीक है, ग्लास पैटर्न जो है मोस्ट ऑफन बर्गलरी, ठीक है, बर्गलरी हो गया, डकैती हो गया, क्रिमिनल मिसचीव्स हो गए, शूटिंग इंसिडेंट हो गए, फायर के सीन्स हो गए, ऐसे सीन्स में आपको ग्लास फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है ग्लास फ्रैक्चर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट फोर्स अप्लाइड, कितने इम्पैक्ट से फोर्स लगा है, फ्रॉम इनसाइड आउट या आउटसाइड इन, बाहर से लगा है या अंदर से फोर्स लगा है, अप्रोक्सीमेट फोर्स, कितना फोर्स लगा है, अप्रोक्सीमेट एंगल, वही सेम चीजें हैं ब्लड में भी जो हमने देखी थी, एंगल, फोर्स। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्स के, ग्लास फ्रैक्चर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेडियल फ्रैक्चर होता है और भी फ्रैक्चर्स होते हैं, वो जब मैं आपको ग्लास फ्रैक्चर्स पढ़ाऊंगी उसमें बता दूंगी, अभी इसमें मैंने जितना ऐड करा उतना बस देख लो। डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फायरिंग, भाई ये पता लगाना कि फायरिंग कैसे हुई, डायरेक्शन क्या थी, टाइप ऑफ फायर आर्म कौन सा यूज हुआ होगा, ये सब चीजें जो है पता लगाई जाती है। एस्टिमेशन ऑफ फायर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ फायर ट्रेवल, किस डायरेक्शन से हुआ है, और इंटेंसिटी ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी कि वो जो ग्लास था वो मेल्ट हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा use of glass fracture pattern in crime scene reconstruction relies on careful recognition, केयरफुल रिकॉग्निशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्टडी ऑफ रेडियल एंड कंसेंट्रिक ग्लास फ्रैक्चर मार्किंग्स, ये मैंने बताया था कि ग्लास फ्रैक्चर्स के टाइप्स होते हैं, रेडियल, कंसेंट्रिक, तो ये सब देखना पड़ता है। अदर इंफॉर्मेशन जो रिकंस्ट्रक्शन से ऑब्टेन होती हैं वो है रिब मार्क्स को देख के, स्पेशल रिलेशनशिप्स, क्रैक मार्क्स कैसे हैं, और कंडीशन ऑफ एनी मेल्टेड ग्लास, किसी भी मेल्टेड ग्लास की कंडीशन कैसे थी। ग्लास कई टाइप के होते हैं, अमोर्फस होता है, सुपरकूल्ड लिक्विड होता है, कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड। तो यहाँ पे 3 तरीके के ग्लास होते हैं, प्लेट, टेम्पर्ड, सेफ्टी। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, आप देख सकते हो, फ्लोट ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, टंटेड ग्लास, लेमिनेटेड ग्लास, रिफ्लेक्टेड ग्लास, डेकोरेटिव ग्लास, ग्लास नहीं। ठीक है, तो सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सब में अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्साइडल फ्रैक्चर, कंसेंट्रिक फ्रैक्चर और रेडियल फ्रैक्चर सारे आ गए, तीनों के तीनों यहाँ पे बने हुए हैं। ये होते हैं कर्व्ड ब्रेक दैट लुक्स लाइक कंसेंट्रिक रिपल्स। ठीक है, कंसेंट्रिक रिपल्स की तरह दिखता है। फ्रैक्चर्स दैट एनसर्कल द ओरिजिन एंट्रेंस ऑफ द बुलेट, ये देखो ओरिजिन एंट्रेंस ऑफ द बुलेट को यहाँ पे ये वो कर रहे हैं। फिर फ्रैक्चर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एंट्रेंस, ये वाले रेडियल फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं और डिटेल में मैं अलग से लेक्चर लूंगी, उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब आ जाओ बच्चों फायर आर्म पैटर्न पे। फायर आर्म पैटर्न्स किस तरीके के हो सकते हैं, फायर आर्म पैटर्न्स इंफॉर्मेशन अपन को दे सकते हैं कि किन वजहों से, किस कारण से यहाँ पे आग लगी है, बिल्डिंग में आग लगी है, ट्रेन में आग लगी है, किसी भी व्हीकल में आग लगी है, एरोप्लेन में आग लग गई है, तो भाई कैसे लगी है, क्या रीजन हो सकता है, फायर का कॉज क्या है, ये हमें पता लगाना होता है। तो डिटेल स्टडी फायर बर्न पैटर्न की जनरली अपन को ये बताती है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ फायर क्या था, फायर कहाँ से आई है, ट्रैवल होके। ठीक है, गाड़ियां बैठ के नहीं आती है, ट्रैवल यानी शुरुआत यहाँ से थी, फिर यहाँ यहाँ ऐसी बढ़ती गई है आगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डैमेज ऑफ अ फायर, कितना डैमेज किया है, which may contain clues for arson investigation, ये सब arson investigation में clues देते हैं। The following is a partial list of a common pattern found at fire scenes, यहाँ पे देखो लिस्ट दी हुई है, inverted cone और V पैटर्न है, multiple points of origin burn pattern, लो बर्न पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके का जो है यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिला है। देखो ये इसमें एक फोटो लगी हुई है, रन डाउन बर्न पैटर्न है, रन डाउन। अब ये देखो रन डाउन बर्न पैटर्न्स ऑन जॉइस बीनीथ फ्लोर वेयर एन
इग्निटेबल लिक्विड वॉज पोर्ड, अच्छा एक जलने वाला धातु डाल दिया गया था, इग्निटेबल लिक्विड, लिक्विड जो जल जाता है। तो यहाँ पे ये बर्न हुआ है, यहाँ नहीं है बर्न, यहाँ पे है कि नहीं आया होएगा। फिर यहाँ पे भी ये बर्न है, ये अनबर्न एरिया है, फिर यहाँ पे ये बर्न है। तो ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ से फ्लो होके आई है आग, यहाँ ऊपर से फ्लो होके आई है आग। इज दैट क्लियर? तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और भी चीजें आपको पता लग सकती हैं, ऐसे देखो, ये देखो इम्प्रॉपरली इंस्टॉल्ड और मेंटेन्ड हीटिंग डिवाइसेस। अब यहाँ पे हीटिंग डिवाइस लगाई गई होगी, ठीक है, तो वो प्रॉपरली नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से यहाँ से आग लगी है, इस रीजन से कि ये सेंटर है, यहाँ से डैमेज हुआ है। अब देखो और क्या पता लगाते हैं, लो बॉर्न पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन, डेप्थ ऑफ चेरिंग पैटर्न एंड एलिगेटर पैटर्न, ट्रेलर पैटर्न, स्मोक स्टेन पैटर्न, मेल्टेड मटेरियल पैटर्न, कंसेंटिंग स्पेलिंग पैटर्न। एवरी फायर फॉर्म्स अ पैटर्न, हर आग में एक पैटर्न बनता है, दैट इज डिटरमाइंड चीफली बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किस तरीके का था, अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल मटेरियल, जलने के लिए कौन सा मटेरियल प्रेजेंट था, और किस तरीके की फायर थी, कितनी इंटेंस फायर थी, क्या इंटेंसिटी थी। स्टडी से, फायरबर्न पैटर्न की स्टडी से आप ये भी पता लग सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टू एक्सपेक्टेड पैटर्न, और एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर जो होगा उसको इजी होगा फायर सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना, अगर उसके पास में ये सभी नॉलेज है तो। और लास्ट आता है बेटा आपका टायर और स्किड मार्क्स। अब टायर और स्किड मार्क्स पैटर्न जो है वो यूजुअली क्राइम सीन के बाहर मिलते हैं, वो पैटर्न्स है ना। तो टायर और स्किड मार्क्स पैटर्न जो है वो आपको आउटडोर द क्राइम सीन मिलेंगे, और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है टायर और स्किड पैटर्न, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं ये। अब वैल्यू ऑफ स्किड मार्क्स पैटर्न एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इनकी बहुत वैल्यू होती है। इससे हमें ये पता लग सकता है कि भाई कहाँ से आया है, गाड़ी कहाँ से आ रही थी, किस डायरेक्शन में जा रही थी, उन पैटर्न्स को देख के पता लगाया जा सकता है। और इसके बाद में कई बार क्या होता है कि देखा जाए तो यूजुअली इन पैटर्न्स को ना निग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, निग्लेक्ट कर देते हैं, ज्यादा इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो वो रिकंस्ट्रक्शन के दौरान फिर इन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं। अब डीज मार्किंग, जो आपकी टायर मार्क्स या स्किड मार्क्स की मार्किंग होती है, इससे आपको ना बहुत चीजें पता लग सकती है कि किस टाइप का व्हीकल था, ठीक है, किस टाइप का था, नंबर तक पता लग सकता है आपको। क्या पॉसिबल स्पीड होगी उस व्हीकल की, कितनी स्पीड से जा रहा होगा, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करा होगा वो, ठीक है। इसके बाद में ब्रेक्स लगाए गए थे या नहीं लगाए गए थे, ये भी पता लग सकता है। उसने टर्न लिया था या फिर वो सीधा ही जा रहा था, क्या है, सब कुछ टायर मार्क्स से या स्किड मार्क्स से पता लगाया जा सकता है। तो टायर मार्क्स और स्किड मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इनके बारे में स्टडी करी तो आपको रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आपको पता लग सकता है कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो बेसिकली किस वजह से हुआ है, सामने वाले ने ब्रेक लगाया भी था उसको बचाने के लिए आदमी को, कि सीधा चलाता हुआ चला गया, तो ये सब कुछ पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम कि एक रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती, कैसे तैयार की जाती है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द इवेंट दैट अकर्ड एट द क्राइम सीन, सारे के सारे जो इवेंट क्राइम सीन पर हुए हैं वो इस रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर इसको लिखता है, जिसने का पूरा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट किया हो और एविडेंसेस कलेक्ट करे हो, वो लिखता है ये रिपोर्ट को। रिपोर्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड होनी चाहिए, इसमें सारे एविडेंसेस के बारे में जो क्राइम सीन पर मिले थे मेंशन होना चाहिए, एज वेल एज इन्वेस्टिगेटर का एनालिसिस जो उसने किया है एविडेंसेस का वो भी मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सस्पेक्टेड होमिसाइड और अबडक्शन केस रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट इस तरीके से लिखी जाती है, केस नंबर, केस डेट, लोकेशन, किसने बनाई है ये वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ लिखा है टू एग्जामिनर्स शुड रिव्यू एंड साइन द रिपोर्ट, दो एग्जामिनर्स रिव्यू करते हैं, रिपोर्ट को साइन करते हैं। स्टेट व्हाट मटेरियल्स वर रिव्यूड एंड यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द रिपोर्ट, यहाँ पे क्या मटेरियल्स यूज करे गए हैं, क्या आपने आपके रिव्यूज हैं वो सब मेंशन करो। हमेशा एक्यूरेट बात करो, और इनकम्प्लीट एग्रीमेंट विद नोट्स टेकन ड्यूरिंग द रिव्यू एंड द रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, यानी कि एक्यूरेट और कंप्लीट एग्रीमेंट्स हो जो आपने वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के दौरान वहां पे निकाले हैं पॉइंट्स।
लेबल्ड फोटोग्राफ्स हों हमेशा, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग योर ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स, आपने फोटोग्राफ्स लिए हो, फोटोग्राफ्स के साथ में ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहा, कमेंट्स आपके क्या हैं, उस बात पे पूरे मेंशन होने चाहिए। डू नॉट इंटरजेक्ट और रिलाई ऑन अनसब्सटेंशिएटेड इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई आलतू फालतू की इंफॉर्मेशन पर आपको रिलाई नहीं करना है। क्लियरली स्टेट एनी रेलिवेंट फैक्ट, कोई आपको कोई क्लियर रेलिवेंट फैक्ट पता चला है या कोई सर्कमस्टेंसेस जो है वो पता चले हैं तो बताओ, नहीं पता चले हैं तो इवन नहीं पता चले तो वो भी मेंशन करो। इफ योर इंटरप्रिटेशंस आर लिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ डेटा स्टेट दिस, इवन अगर आपके इंटरप्रिटेशंस लिमिट हो गए हैं कुछ रीजंस की वजह से, एविडेंसेस प्रॉपर नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो भी आपको वहां पे मेंशन करना है अपनी रिपोर्ट में कि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस थिंग वाज नॉट एबल टू कैनॉट गिव माई ओपिनियन ऑन दिस, ऐसे करके मेंशन करना होता है। बहुत एक एक वर्ड को सोच सोच के लिखना होता है। रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो एक एक शब्द पकड़ा जाता है और आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता है। और भी पॉइंट्स हैं, देखो, डू नॉट ओवर कमिट, एकदम ओवर कमिट नहीं, हाँ ये तो मर्डर ही था, ऐसा भी नहीं लिखा जाता। डू नॉट ओवर कमिट, और टू नैरो भी ना हो कि आपके ओपिनियन का कोई मतलब ही ना निकले। यूज वर्ड्स लाइक, कैसे वर्ड्स यूज करना है, कंसिस्टेंट विथ, सिमिलर टू, मोस्ट प्रोबेबल, इनकंसिस्टेंट विथ अवेलेबल डाटा, यानी कि मुझे मेरे पास में अवेलेबल डाटा और फैक्ट सही नहीं थे तो ये मैं नहीं दे सकता। इनकंक्लूसिव, इसको हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं। कीप एन ओपन ऑब्जेक्टिव माइंड, हमेशा ओपन ऑब्जेक्टिव माइंड रखो। फिर रेस्ट्रिक्ट स्टेटिंग ओपिनियंस, ओपिनियंस नहीं देनी है आपको अंटिल द समरी और कंक्लूजन, ठीक है। आपको शुरू में आपकी कोई भी ओपिनियंस नहीं देनी है, समरी और कंक्लूजन में ही आके देना है। कीप फैक्ट्स, हमेशा फैक्ट पे बात करो, ऑब्जर्वेशन पे बात करो और डेटा सेपरेट रखो। बी प्रिपेयर टू ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट अ hypothetical with the stated fact arriving at the different conclusion or opinion। रेडी रहो कि अगर आपकी रिपोर्ट पे कोई क्वेश्चन करता है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको देता है तो आपके पास में उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। बी जनरल, मेनी ऑफ द अंडरलाइन डिटेल्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर ओरल टेस्टिमनी, बहुत सारी जो अंडरलाइन डिटेल्स हैं वो आपको ओरल टेस्टिमनी के लिए तैयार रखनी है। रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखो रिपोर्ट में क्या लिखा है। एनीथिंग रिटर्न विल बी केयरफुली रिव्यूड बाय अदर एक्सपर्ट्स, रिमेंबर दिस, जो कुछ भी उसमें लिखा है एक एक शब्द ध्यान रखने हैं। और लास्ट है स्टे ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू टू द फैक्ट, हमेशा ट्रू बोलो, जो भी आपको पता चला है वही बोलो। होता है रिपोर्ट तैयार करने का तरीका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से, और हमने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 6 थोड़ी सी बड़ी थी तो हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7, ठीक है। तो वो मैं कोशिश करूंगी 1 शॉट में कंप्लीट कर दूं। इंडियन पिनल कोड है उसमें, आईपीसी, सीआरपीसी और आईए के सेक्शन दिए हैं तो वो मैं एक बार में खत्म कर दूंगी। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।